ये इस नगर के इतिहास में एक अविस्मरणीय दिन, एक अविस्मरणीय क्षण है, जिसमें नगर, जिला और जिले से बाहर के भी गण्यमान्य विचारक, शिक्षाविद, लेखक, कलाकार और चिंतक सारे उपस्थित हैं। वरिष्ठ साहित्यकार हरियाणा के श्री रामफल खटखड़ जी, जो कि इस पुस्तक के लेखक के रूप में हैं, वो उनका प्रयास, उनका समर्पण, इस पुस्तक में संग्रहित रचनाएं तो पठनीय हैं ही, हर विधा पे जो उनकी विशेषज्ञ टिप्पणी है वो अति पठनीय है। कविता क्या है हम समझ सकते हैं, कथा क्या है, नाटक क्या है, तो वो सब लोग जो इसमें जुड़े हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उनका मैं अपने पूरे आयोजन की तरफ से, दोनों लेखकों के, साहित्यकारों की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के जो मुख्य लोग हैं कार्यक्रम के, मैं एक बार घोषित कर देता हूं। श्री देवदत्त देव, वरिष्ठ साहित्यकार, पूरे हरियाणा में देव जी का नाम है। साहित्य से जुड़े लोग इनको देव की जगह महादेव कह देते हैं। विशाल चिंतन, विशाल लेखन और विशाल आकार। श्री ओम प्रकाश गुप्ता, प्रधानाचार्य KM राजकीय कॉलेज, जो हमारे यहाँ की बड़ी पुरानी शैक्षणिक संस्था है, वो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। अभिनंदन। वक्तागण में श्री ओम प्रकाश चौहान, वरिष्ठ साहित्यकार, कवि। डॉक्टर प्रीति शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजीव गांधी कॉलेज उचाना। आगे श्री जगबीर दुहन, असिस्टेंट प्रोफेसर, KM कॉलेज नरवाना। श्री धर्मवीर आर्य, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी। डॉक्टर संतरो लांबा, पूर्व प्राचार्य, KM कॉलेज नरवाना। डॉक्टर बबीता गर्ग, प्राचार्य, SD राजीव गांधी कॉलेज नरवाना। हम गुणीजन का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अध्यक्ष महोदय से मुझे संकेत करें, कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाए। धन्यवाद, मुझे संकेत मिल गया है। जैसे कि हमारा अतिथि देवो भव हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का मूल मंत्र है, तो कार्यक्रम में पूर्व निर्धारित बिंदुओं के अनुसार हमारे जो अतिथिगण हैं उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं धर्मेंद्र जी से आग्रह करता हूं, अतिथिगण को तिलक लगाकर उनका स्वागत करें। जल की शीशी ये हमारा श्री देवदत्त देव, श्री ओम प्रकाश जी, प्रधानाचार्य। शिव नारायण जी, डॉक्टर प्रीति शर्मा, शिक्षाविद, समाजसेवी, साहित्यकार, गीतकार श्री ओम प्रकाश चौहान। इनके नेट पे बहुत गीत उपलब्ध हैं।
श्री कौशल जी, डॉक्टर रणवीर कौशल, प्रधानाचार्य, श्री धर्मवीर आर्य, खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षाविद एवं समाज से जी, डॉक्टर शोकन, श्री सुभाष जी, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार पति पत्नी को ये पहली संभवतः ऐसी जोड़ी है। इनको रक्तदान शिविर लगाने में 1000 के आसपास रक्तदान शिविर लगा चुके हैं। इनको हमारे आपस से गायक भी हैं, मुझे पिछली बार पता लगा। हर प्रकार की आप उस तरफ से खटकर जी ले आए। इसके बाद श्री राहुल शर्मा को मैं आमंत्रित करूंगा सरस्वती वंदना के लिए। तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित्त शंकर प्रभृति हृदय सदा वंदिता सा नाम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्याता। जड़ता को समाप्त करो माता, सचेतन चेतनता का प्रसार हमारे मन में, हमारे प्राणों में, हमारे विचारों में, हमारी वाणी में करें। इस आशा के साथ माँ के चरणों में दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और इतने प्रखर सरस्वती पुत्र जब आग्रह करते हैं तो माता अवश्य कृपा करेंगी। महत्वपूर्ण क्षणों के साक्षी बन रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। हमारे यहाँ फरीदाबाद से संगीतकार आई हुई है, भाई अभिनंदन। देव भाई आइए साहब से करो सर गाना साहित्यकारों शुभारंभ की वंदना के लिए मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो। गाऊं मैं तेरी बानी माँ, गाऊं मैं तेरी बानी। मेरे कंठ बसो महारानी, ओ मेरे कंठ बसो महारानी। जीवन का संगीत तुम्ही हो, आशाओं का गीत तुम्ही हो। जीवन का संगीत तुम्ही हो, आशाओं का दीप
शब्द सुधा से दामन भर दो, शब्द सुधा से दामन भर दो, मैं याचक तू दानी माँ, मैं याचक तू दानी, मेरे कंठ बसो महारानी हो, मेरे कंठ बसो महारानी। लय और ताल का ज्ञान भी दे दो, स्वर सरगम और तान भी दे दो, लय और ताल का ज्ञान भी दे दो, स्वर सरगम और तान भी दे दो, मेरे शीस पे हाथ धरो माँ, मेरे शीस पे हाथ धरो माँ, सरस्वती कल्याणी आ, सरस्वती कल्याणी, मेरे कंठ बसो महारानी हो, मेरे कंठ बसो महारानी। मीरस शब्दों को रस दे दो, मेरी कला को आशीष दे दो, नीरस शब्दों को रस दे दो, मेरी कला को आशीष दे दो, तुम सागर में बूंद हूँ मैया, तुम सागर में बूंद हूँ मैया, तुम चंदन में पानी माँ, तुम चंदन में पानी, मेरे कंठ बसो महारानी हो, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, गाऊं मैं तेरी बानी माँ, गाऊं मैं तेरी बानी, मेरे कंठ बसो महारानी हो, मेरे कंठ बसो महारानी हो, मेरे कंठ बसो महारानी। जो स्वर की साधना होती है, ईश्वर आराधना होती है, गायक वादक सच्चा साधक, संगीत प्रार्थना होती है। अभी आप प्रार्थना सुन रहे थे, एक प्रकार रखा है। जब पुस्तक का विमोचन है तो केवल उस पुस्तक की विषय सामग्री की बात हो, इसके लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है। डॉक्टर शालू हैं और उनके पतिदेव श्री शैलेंद्र जी दोनों शिक्षाविद हैं, कवि हैं। वो उस पुस्तक में से कुछ विशेष पंक्तियाँ
2-2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक वक्तव्य बुलाएंगे। शैलेंद्र जी और शालू जी कृपया एक मंच संभालें। आपका मंच पे अभिनंदन है। संक्षिप्त में पूरे पुस्तक की विषय सामग्री लगभग सब तक पहुंच जाएगी। आप सभी विद्वज्जनों का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि ये बहुत ही पावन पुनीत कार्य श्री रामफल खटकर जी के द्वारा उनके कर कमलों से संपन्न हुआ है। मानव रत्न डॉक्टर प्रोफेसर रमेश जी की ये जो साहित्य हमें उपलब्ध नहीं था, आज हम सबके हाथ में वो पावन ग्रंथ है जिसकी एक एक बात बड़ी मार्मिक, बड़े चिंतनशील और जीवन को परिवर्तित करने वाली है। तो आइए इसमें से हम कुछ पंक्तियां जो डॉक्टर साहब द्वारा लिखी गई है, भावपूर्ण पंक्तियां, वो हम जो पुस्तक का विमोचन है उसको विधिवत रूप से आरंभ करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप करतल ध्वनि से हमारा उत्साह बढ़ाएं ताकि हम विमोचन का जो कार्यक्रम उसे आरंभ करें। ये कविता है नए साल का। नए साल का पृष्ठ नंबर 118। नए साल का नया है सूरज, उसके हिस्से की धूप कहाँ है। नए साल का नया है सूरज, उसके हिस्से की धूप कहाँ है। आंगन आंगन गांव बट गए, सब मिल बैठे चौपाल कहाँ है। सब मिल बैठे चौपाल कहाँ है। काली रातों में देखे थे, काली रातों में देखे थे जिस भोर सुहानी के सपने। भोर हुई सपने टूटे, अब ये मत पूछो भोर कहाँ है। अब ये मत पूछो भोर कहाँ है। किसी महाविद्यालय के प्रांगण में, किसी महाविद्यालय के प्रांगण में ईंटें ढोता था एक बच्चा। किसी महाविद्यालय के प्रांगण में ईंटें ढोता था एक बच्चा। पढ़ने लिखने वाले पूछ रहे हैं, डिग्री तो है रोजगार कहाँ है। डिग्री तो है रोजगार कहाँ है। जीव जंतु मारे, जीव जंतु मारे, वन काटे, कंकर ईंट का ये शहर बनाया। 4 गमले पत्थर के रखकर, ये मत पूछो मधुमास कहाँ है। ये मत पूछो मधुमास कहाँ है। लिए मशाल बस्ती बस्ती, लिए मशाल बस्ती बस्ती, ढूंढ रहा था वो एक चेहरा। लिए मशाल बस्ती बस्ती, ढूंढ रहा था वो एक चेहरा। जिस चेहरे पर दर्द पराया, जिस चेहरे पर दर्द पराया, वो चेहरा लिए इंसान कहाँ है। वो चेहरा लिए इंसान कहाँ है। नए साल का नया है सूरज, उसके हिस्से की धूप कहाँ है। सुना है तारों से भी आगे, तुमने बसा ली एक दुनिया। प्रोफेसर साहब कहते हैं, सुना है तारों से भी आगे, तुमने बसा ली एक दुनिया। इस धरती का जो हाल किया है, उसमें मेरा गांव कहाँ है। उसमें मेरा गांव कहाँ है। नए साल का नया है सूरज, उसके हिस्से की धूप कहाँ है। आंगन आंगन गांव बट गए, सब मिल बैठे चौपाल कहाँ है। और इस महामानव को नमन करते हुए चढ़ते सूरज को पृष्ठ नंबर 119 पर, तूने दुल्हनों के हाथों में हिना देखी है, हिना मेहंदी। तूने दुल्हनों के हाथों में हिना देखी है, तूने उजड़ी हुई मांगों का सिंदूर नहीं देखा। तूने दुल्हनों के हाथों में हिना देखी है, तूने उजड़ी हुई मांगों का सिंदूर नहीं देखा। तेरी आंखों ने सहरा में खिलाए हैं कमल। तेरी आंखों ने सहरा में खिलाए हैं कमल। तूने बहारों में उजड़ा हुआ कोई चमन नहीं देखा। तूने बहारों में उजड़ा हुआ कोई चमन नहीं देखा। ये सन्नाटा खंडरात है, सन्नाटा है। ये सन्नाटा खंडरात का सन्नाटा है। किसी दरवेश की दरगाह का सकून नहीं है। किसी दरवेश की दरगाह का सकून नहीं है। इसके बाद पृष्ठ नंबर 122 से, नींद की चोरी क्यों हो प्रिय, नींद की चोरी क्यों हो प्रिय, क्यों सपनों का आना हो।
नींद की चोरी क्यों हो प्रिय, क्यों सपनों का आना हो, मन कर लेता है सृष्टि आंखों को जिससे पर्दा। भंवरा तो गंध का प्यासा, भंवरा तो गंध का प्यासा, कली चाहे निर्जन में हो, मैं राही उन राहों का जिनकी मंजिल नहीं कोई, मैं राही उन राहों का जिनकी मंजिल नहीं कोई, तुमने चाहा उन लोगों को जिनका कोई ठोर ठिकाना हो। मैं खंडहर का रहने वाला, मैं खंडहर का रहने वाला, जीता हूँ बीते कल को, तुम बुनती उस कल के सपने जो अनदेखा अनजाना, जो अनदेखा अनजाना। पृष्ठ नंबर 124 पर बच्चों को मैं आप सभी विद्वत जनों का इस कविता पर जो संस्कार की बातें होती हैं, जो एक शिक्षाविद का कर्तव्य है, उसके ऊपर बच्चों को बच्चों के लंच बॉक्स में ये पढ़ते हुए कहीं ना कहीं टीस भी मन में उठती है। बच्चों के लंच बॉक्स में थोड़ा प्यार भी रख दिया करो, बच्चों के लंच बॉक्स में थोड़ा प्यार भी रख दिया करना, सतरंगी किताबों में उनकी संस्कार भी रख दिया करना, बच्चों के लंच बॉक्स में थोड़ा प्यार भी रख दिया करना, सतरंगी किताबों में उनकी संस्कार भी रख दिया करना। आंखों पर बांध कर पट्टी लुका छिपी खेलना जरूरी है, आंखों पर बांध कर पट्टी लुका छिपी खेलना जरूरी है। किसी घर के किसी कोने से बचपन भी ढूंढ लिया करना, घर के किसी कोने में बचपन भी ढूंढ लिया करना। आंखें हैं उनकी झील सी, आंखें हैं उनकी झील सी, बातें हैं निरह फकीर सी। आंखों में देखना खिलते कमल, आंखों में देखना खिलते कमल, बातों में गीता भी पढ़ लिया करना, बातों में गीता भी पढ़ लिया करना। बच्चों के लंच बॉक्स में थोड़ा प्यार भी रख दिया करना, बच्चों के लंच बॉक्स में थोड़ा प्यार भी रख दिया करना। और इसी के साथ आमंत्रित करता हूं असीम जी को आगामी कार्यवाही के लिए। रचनाओं की दी। अब मैं श्री ओम प्रकाश चौहान को संक्षिप्त में अपनी बात के लिए आमंत्रित करता हूं। उसके बाद हमारे अतिथिगण, अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय पुस्तक का विमोचन करेंगे। फिर उसके बाद पुस्तक में से विषय सामग्री फिर आप तक पहुंचाई जाएगी। श्री ओम प्रकाश चौहान, वरिष्ठ साहित्यकार। हमारा सौभाग्य है कि पूरे हरियाणा में कविता की साहित्य के अलग जगह हुए हैं, अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं और अनेक पुस्तकें इनकी लिखी हुई हैं, कथा, कहानी, कविताएं हर विधा में लिखते हैं। श्री ओम प्रकाश चौहान। श्रद्धेय मंच, प्रस्तुत प्रबुद्ध साहित्य पर्वत श्रोतागण, आज की ये साहित्य महासभा हम सब के लिए वास्तव में, जैसा राणा साहब ने बोला, इतिहास बन रहा है। आज जिस महत्व उद्देश्य के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो मानवता को दिशा देने के लिए, जिसकी आज विशेष आवश्यकता है। प्रबुद्ध व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए जानना अनिवार्य है, और वो शोधकर्ता जिन्होंने आज हमें ये अक्षण प्रदान किए, अत्यंत श्रद्धेय प्रोफेसर साहब को तो मैं नमन करता ही हूं, रमेश जी को, जिन्होंने पूरा जीवन मानवता के लिए समर्पित किया। साथ ही मैं विशेष शोधकर्ता के रूप में भाई रामधन सिंह खटकड़ को भी नमन करता हूं, जिन्होंने अपना दायित्व निभाया। राष्ट्र का ऋण चुकाना हरेक का दायित्व है, लेकिन इस दायित्व को सही ढंग से, समुचित रूप में और सही समय पर पूरा कर डालना, यह हरेक को नसीब नहीं होता। ऐसे अनमोल रत्न इस पृथ्वी ने हमें दिए हैं, जो आकाश से बहुत ऊंचे हैं, पर उनको जानना, समझना, गहराई में जाना,
और अपने आप को एक केंद्र मान करके समुचित दिशाओं का बहुत कुछ प्राप्त करके मानवता को दिशा देने का कार्य हर एक के बस की बात नहीं। भाई ने मेरे को जिस दिन ये ग्रंथ दिया मानव रत्न प्रोफेसर रमेश और उनका उपलब्ध साहित्य, तो जिज्ञासावश में कुछ पेज पलटने लगा था कि बाद में पढ़ूंगा, लेकिन वो बैठक इतनी लंबी होती चली गई कि एक के बाद दूसरा पृष्ठ, दूसरे के बाद तीसरा, अब छोड़ूंगा करते करते काफी पृष्ठों में नजर जाती चली गई, मनन होता चला गया और गहन मंथन होता चला गया। आज जिस ग्रंथ के बारे में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसकी आज के समाज, आज के परिप्रेक्ष्य में जो महती जरूरत है, उससे ये सारा जो समुचित हमारा पंडाल है रूबरू है। ये बताने की कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि आज भटके हुए मानव को दिशा की जरूरत है। और भटका भी किस लिए कि बहुत कुछ पाकर अहंकार में भटका है। वैसे भटक जाए अंधेरे में वो एक और बात होती है, लेकिन अहमवश जब व्यक्ति भटकता है तो वो अनुचित करता है। और वो आज हम समाचार पत्रों से, दूरदर्शन से या मिलते हैं तो लोगों के भाव से जान जाते हैं। जो दिशा मानव को चाहिए उसके सामने खुली है, लेकिन न जाने क्यों बच्चे सी हट लिए हुए है कि चलना ही प्रतिकूल है। अभी भाव के गहरे पक्ष को हम देख रहे थे, काव्य पर ही मैंने बोलना था और शैलेंद्र भाई ने मेरा ये कार्य काफी हद तक सरल कर दिया कि वो काव्य पंक्तियां जो ये बताती हैं कि काव्य के दोनों पक्षों में, कला पक्ष और भाव पक्ष में, भाव गांभीर्य हमारे मनन के लिए होता है, हमें दिशा देता है, और वो यहां भरा हुआ है। इतनी गहराई है और शब्द शक्तियों का जो समावेश यहां किया गया है। ऊपर से अभिधा दिखाई देती है शब्द शक्ति की, सामने जो वर्णन किया जा रहा शाब्दिक चित्रण है, लेकिन व्यंजना इतने गहरे तक चली जाती है कि मुझे यहां हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन की एक बात याद आ रही है, जो उन्होंने कहा था कि कविता साधारणीकरण तो मांगती ही है, साथ में उसमें व्यंजना का समावेश बहुत जरूरी है, जो गहरे व्यक्तियों के लिए होता है। उनकी एक कविता थी, उनकी बता रहा हूं कि सांप तुमने विष कहां से पाया, सांप तुमने विष कहां से पाया, डसना कैसे सीखा, मैं तो नगर में रहे न सभ्य हुए। कविता समाप्त। अब देखिए कवि रमेश जी की सोच उनसे कितनी मिलती है कि बात न कहकर भी कह जाना, ये व्यंजना समझ सकती है। सच्चिदानंद जी कह गए कि आज सारा जहर मनुष्यों में आ चुका है, बस्तियों में आ चुका है, और डसने में सांप से भी माहिर मनुष्य हो चुका है। इसलिए वो हैरान है कि भाई तुम मनुष्यों के बीच नहीं बैठे, सांप तो डसना कैसे सीखे, डस तो आज का मनुष्य है। और यही मर्मांतक आदरणीय रमेश जी के काव्य में मैंने देखा। 7 बहनों के बीच जीवन को नजदीक से देखने वाले अक्षेत्र पूछे भाई रामफल जी से भी, जाने भी, जीवन का हर अक्षेत्र, कोई अक्षेत्र अछूता है ही नहीं जहां ये नए गए हों। वो साहित्य का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो,
लोक व्यवहार, सामान्य जो है व्यवहारिक वो क्षेत्र हो, अन्य कोई भी मानवीय सोच जिसकी हमारी जिंदगी में जरूरत होती है, जैसे कि हर चीज नजदीक से देख करके कलम उठाई गई। और ये साहित्य अगर अछूता रह जाता, भाई रामप्रसेन खटकड़ की कलम अगर इसको समय पर हमारे सामने न लाती, तो मैं मानता हूं कि हम ही नहीं पूरा विश्व एक बहुत गहरी संपदा से अलग सा रह जाता। और ये ईश्वर ने हमें जो उपलब्ध करवाया है भाई रामप्रसेन खटकड़ के माध्यम से, रमेश जी का जो एक साधना रत प्रयास, मैं दोनों हस्तियों को नमन करता हूं। साहित्यकार क्या है, साहित्य क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की बहुत सुंदर परिभाषा दी है कि ज्ञान राशि के समुचित कोश का नाम ही साहित्य है। ज्ञान राशि के समुचित कोश का नाम ही साहित्य है। अब ज्ञान के लिए तपस्या करनी पड़ती है। हमें मालूम होना चाहिए ये हस्तियां किस तरह रातों में जागती हैं, मनन करती हैं, एक पंक्ति के लिए महीनों तक बिता देती हैं, तब जाकर के भाव पकड़ में आता है कि मैं कौन सी दिशा, किस समय के लिए, किसे और कैसे। ये साहित्यकार का एक दायित्व है जो परम श्रद्धेय रमेश जी ने बखूबी निभाया। और हम सबके सामने भाई रामप्रसेन खटकड़ इसको लेके आए। दो पंक्तियां हैं, मानव को कहा गया है। अब साहित्यकार की जो कलम है किस तरह से कहा गया है ना, आप सभी ने सुना होगा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सोचता रहा मैं काफी दिन कि भी ये पंक्तियां वास्तव में क्या अर्थ रखती हैं। तब गहराई में जाने के बाद जो मेरे भीतर से बात उठी वो ये थी कि रवि भले ही बाह्य व्यक्तित्व को आलोकित कर देता है, लेकिन भीतर में जो व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ एक विचार है, उसकी टीस है, उसकी कोई बात है, रवि वहां नहीं जा सकता, आदमी के भीतर नहीं जा सकता। उदास हृदय में एक ऐसे नीय पीड़ा जो कोई व्यक्ति सह रहा है, रवि उसका बाह्य व्यक्तित्व तो दिखा देगा, सूर्य उज्जवल कर देगा, लेकिन उस पीड़ा तक नहीं पहुंच पाएगी उसकी किरण। और वहां कौन पहुंचता है? फिर कवि पहुंचता है। इसलिए यह कहा गया कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और ये आज रामप्रसेन खटकड़ ने, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने सिद्ध करके दिखा दिया कि एक साहित्यकार का दायित्व क्या होता है। दो पंक्तियां मैं बता रहा था किसी की, आज के मानव को चेतना दी है किसी कवि ने कि मर्यादा मत तोड़ तू, मर्यादा मत तोड़ तू, कभी न सीमा लांग, अरे कौरव कुल को खा गई दुर्योधन की जांग, कौरव कुल को खा गई दुर्योधन की जांग। तो मित्रों, हमें मर्यादित जीवन व्यतीत करना है, और ये जो हमारे सामने ऐसा साहित्य पहुंचा है, इसके मर्म में उतर करके मानवीय जीवन मूल्य समझने हैं, जानने हैं। इन्होंने जो जीवन मूल्य इसमें दिए हैं उनकी गहराई तक जाना है, और भाई रामप्रसेन खटकड़ के प्रयास को सार्थक बनाना है। वक्ता ज्यादा है इसलिए मैं समय कम लूंगा। आपका बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्कार। नमस्कार। आने से नगर के रुके हुए कार्यक्रम, नगर के रुके हुए काम गति पाएंगे, ऐसा हमें विश्वास। साहित्य गोष्ठियां हमने की हैं, कवियों को तौबा करवा देते हैं खिला खिला। चलो ये
जो परंपरा है पुस्तक को लोकार्पित करने की हमारे वक्तागण, अतिथिगण, कृपया विशाल जी कृपया एक बार आए। पूरे नगर का हो जाएगा ना, आप नगराध्यक्ष के पद पे हैं इस समय। आर्य समाज से भी दीक्षित है विशाल जी, डीएवी में मेरे विद्यार्थी रहे हैं और वो आर्यत्व की श्रेष्ठता इन्होंने अपने चरित्र में, अपनी बातचीत में बनाई रखी हुई है। श्री विशाल मिर्धा। इन कीमती क्षणों को वर्मा जी से श्रेष्ठ साहित्य के साथ रोज रोज एक साथ नहीं होते, तो ये बड़े कीमती क्षण हैं साहित्य के प्रेमियों के लिए, प्रोफेसर रमेश जी के प्रशंसकों के लिए, उनके व्यक्तित्व से प्रकाश पाने वालों के लिए। ये चरित्र संग्रहणीय है, ये चित्र संग्रहणीय है। चरित्र कहा गया क्योंकि चित्र में कहीं ना कहीं चरित्र भी रहता है। वो सौम्यता, धन्यवाद। नंबर 125 अखबारों से कतरने काट काट, अखबारों से कतरने काट काट अपनी जिंदगी को काटा मैंने। अखबारों से कतरने काट काट अपनी जिंदगी को काटा मैंने। रिश्ते निभाने के असबाब न थे, रिश्ते निभाने के असबाब न थे। किताबों में जिंदगी को बांटा मैंने, किताबों में जिंदगी को बांटा मैंने। फाका मस्ती में भी रहा शाही मजाज, फाका मस्ती में भी रहा शाही मजाज। रुला के दिल खुशी को बांटा मैंने, रुला के दिल खुशी को बांटा मैंने। अखबारों से कतरने काट काट अपनी जिंदगी को काटा मैंने। चला बहुत पर दूरी कम ना हुई, चला बहुत पर दूरी कम ना हुई, चला बहुत पर दूरी कम ना हुई। बस फासलों को ही मापा मैंने, बस फासलों को ही मापा मैंने। अखबारों से कतरने काट काट अपनी जिंदगी को काटा मैंने, अखबारों से कतरने काट काट अपनी जिंदगी को काटा मैंने। बहुत खूब। इसी के बाद पृष्ठ संख्या 163 से जिंदगी के बारे में प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं। जिंदगी किसी एक वाद्य का संगीत नहीं, जिंदगी किसी एक वाद्य का संगीत नहीं, जिंदगी एक पूरे ऑर्केस्ट्रा का लयबद्ध शोर हो गई। जो आत्मा की गहराइयों में न डूबकर, जो आत्मा की गहराइयों में न डूबकर थिरकते तन और डोलते मन में कहीं खो गई, एक पूरे ऑर्केस्ट्रा का लयबद्ध शोर हो। जिंदगी कभी किसी सूफी का कलाम थी, जिंदगी कभी किसी सूफी का कलाम थी, जिंदगी कभी किसी उपनिषद का ज्ञान थी। किसी बिगड़ी तस्वीर का सुनहरी फ्रेम हो गई, एक पूरे ऑर्केस्ट्रा का लयबद्ध शोर हो गई, एक पूरे ऑर्केस्ट्रा का लयबद्ध शोर हो। और बुझे मन से ही सही, पृष्ठ नंबर 137। बुझे मन से ही सही दिया तो जलाओ, बुझे मन से ही सही दिया तो जलाओ। कोई आए ना आए, कोई आए ना आए द्वार तो सजाओ। बुझे मन से ही सही दिया तो जलाओ। कोरे कागज को बांचो, कोरे कागज को बांचो जैसे बाती हो पी की। कोरे कागज को ऐसे बांचो जैसे बाती हो पी की। पलकों में छुपा लो आंसू, पलकों में छुपा लो आंसू जैसे सीपी में मोती। मानो माने ना मन का मीत, माने ना मन का मीत, पर मन को मनाओ। बुझे मन से ही सही दिया तो जलाओ, बुझे मन से ही सही दिया तो जलाओ। खून पसीने से तेरे उसने महल चिनवाए, खून पसीने से तेरे उसने महल चिनवाए। गरीब की डोली हो या अर्थी कौन उठाए,
गरीब की डोली हो या अर्थी फोन उठाए, बांट ली कुछ लोगों ने धरती सारी, बांट ली कुछ लोगों ने धरती सारी, नब्बे छाओ बुझे मन से ही सही, दिया तो जलाओ बुझे मन से ही सही दिया तो जलाओ, बुझे मन से ही सही दिया तो जलाओ। और आगामी कार्यक्रम के लिए फिर मैं असीम जी को आमंत्रित करता हूँ। असीम जी आए और आगामी कार्यक्रम सुचारू रूप से चले। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा को आमंत्रित करता हूँ। इस पुस्तक में व्यक्तित्व कृतित्व के साथ जो साहित्य की विधाएं हैं, कथा पे अलग है, कविता पे अलग है, चित्र पे अलग है, साक्षात्कार पे, नाटक पे, वो सारी विधाएं हैं। इसमें से वक्ता अपनी इच्छा के अनुसार प्रकाश डालेंगे। तो डॉक्टर प्रीति शर्मा अपना विषय दें। बहुत बहुत प्रणाम और सभी उपस्थित जनों को मेरा हाथ जोड़ के हृदय रहने की बात। कोई बहाना बने तो तेरा दीदार हो, कोई बहाना बने तो तेरा दीदार हो, खत्म मेरा यूं इंतजार हो, तेरी दीद का यूं असर हो मेरे दिल पर, कल फिर तुझसे मिलने का इसरार हो। गुरु जी रामफल खट्टर जी ने जो महान कार्य किया है, और अक्सर करते हैं हम जैसे पता नहीं कितने साहित्यकारों को मौका देते हैं आगे आने का, और जैसे एक माली फूल चुनता है और फिर फूल चुन चुन के माला बनाता है, उसी प्रकार का इनका कार्य है सभी साहित्यकारों को एक माला में पिरोना। और अब की बार जो इन्होंने फूल चुना अपनी माला में, कहने की आवश्यकता है वो तो कमल का। प्रोफेसर रमेश कोई शब्दों के मोहताज है। जैसे इन्होंने खुद कहा है कि रमेश कोई शय नहीं जिसको याद किया जाए, वो तो एक ख्याल है कि आया हो चला। लेकिन अगर ये ख्याल भी अच्छा हो तो क्या कहना, ख्याल तो बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये वो ख्याल है जो आया तो जिंदगी बना रहे। इनका साहित्य सच में साहब, आप इसकी गंगा में गोते लगा के देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं हैरान थी कि कोई एक साथ ही इतना अच्छा कवि, साहित्यकार, लेखक, शायर सब कुछ कैसे हो सकता है। एक इंसान में इतने सारे व्यक्तित्वों का समावेश, एक वो डॉक्टर भी हैं, मानव सेवा भी कर रहे हैं, हर तरह से उनका व्यक्तित्व जो है वो सबके लिए अनुकरणीय है। हम सब भी शायद उसका कुछ न कुछ अनुकरण करके पालें। अगर मैं रामफल जी की बात करूं, गुरु जी, इनका व्यक्तित्व तो शब्दों में हम बांध ही नहीं पाएंगे। ये वो वट वृक्ष हैं जो अपने नीचे पता नहीं कितने पौधों को पनाह देते हैं, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जींद की धरती पर इन्होंने जो महान कार्य करते रहे और हम सबको इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, ये सच में ही हमारे लिए गौरव का विषय है। एक बार गुरु जी ओम प्रकाश चौहान के पास मैंने रात को बहुत देर फोन कर दिया, और फिर मुझे ध्यान आया कि समय काफ़ी हो चुका है, और मैंने उनसे कहा कि गुरुजी आप सो तो नहीं गए थे, काफ़ी रात हो चुकी है, और मैंने समय बाद ही देखा फ़ोन मिलाने के बाद। तो उनको कहना था कि बेटी, साहित्यकार कभी रातों को सोते नहीं हैं, आप जब भी फ़ोन करोगे मैं जागता मिलूँगा। तो ये साहित्य साधना कितनी रातों का निचोड़ है किसी का, कितनी रातें जागता है कोई साहित्यकार, तब एक रचना बनती है। क्या कुछ नहीं होता इस तपस्या में, और इस तपस्या का फल जो मिलता है पुस्तक के रूप में, और इसके लिए बहुत बहुत शायद माँ शारदे की कृपा होगी कि जब प्रोफेसर रमेश को ये फल देने की बारी आई तो उन्होंने गुरुजी को आदेश दिया होगा कि रामफल जी आप कीजिए ये पुण्य काम। और सच में दोनों ही, मैं ये सोच रही थी कि मैं लेखक की अधिक प्रशंसा करूं या मैं प्रोफेसर साहब की अधिक प्रशंसा करूं, तो एक गुरु गोविंद दो खड़े, ये तो दोनों ही मेरे पास खड़े हो गए, तो मैं किसके बारे में अधिक बोलूं। तो दोनों ही बहुत बहुत वंदनीय हैं। और एक साहित्यकार थे हमारे बहुत ही फेमस, प्रेमचंद जी, उनका साहित्य कौन नहीं जानता। वास्तव में लेखक का कार्य क्या होता है, समाज की बुराइयों के बारे में आम जनों को अवगत कराना। वो बुराइयां हम सब जानते भी हैं, परंतु जानकर भी अनजान रहते हैं। जब तक कलम की चोट नहीं पड़ती तब तक हमारा हृदय जागता नहीं, और कलम की चोट से जगाने का कार्य किया है प्रोफेसर रमेश ने। उनकी कहानियाँ बकुल, आजकल जो हम देखते हैं कि लड़की सिर्फ दिखने में सुंदर होनी चाहिए, बुरी कितनी भी हो, परंतु उसकी हम अवज्ञा करते हैं, उसका गुण रूप के आगे कहीं ना कहीं वो स्थान नहीं पाता। तो ये एक जो धारणा है उस पर व्यंग्य किया गया है। उनकी जो कहानी है बालू का घर,
कितनी मार्मिक कहानी है कि पति पत्नी का रिश्ता जो एक ऐसा रिश्ता होता है जो बहुत ही विश्वास का रिश्ता होता है, और प्रेम जो कभी शाश्वत होता था, 7 जन्मों का होता था, आज एक जन्म तो क्या 1 वर्ष भी नहीं टिक पाता है। इसमें बड़ी एक व्यंग्यात्मक शैली में व्यंग्य किया गया है कि प्रेम भी अब क्षण भंगुर हो गया है, कुछ ही दिनों का मेहमान हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन रिश्तों पर हम विश्वास करते हैं वो रिश्ते हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। समाज को एक आईना दिखाता है इनका गद्य है। गद्य के साथ साथ जैसे मैंने कहा इनकी शायरी है, कविताएं हैं, एक से एक बढ़कर इनकी लिखाएं हैं। लेकिन मैंने जितना भी इनको पढ़ा, जैसा कि गुरुजी ने कहा, एक बार पढ़ना शुरू कर दो तो रखने का मन ही नहीं करता, नजर ही नहीं हटती और समय का ध्यान ही नहीं रहता। मन को, पाठक की बुद्धि को बांधने वाला इनका साहित्य सच में अविस्मरणीय है, अद्वितीय काम है। और इस काम को प्रकाश में लाने के लिए गुरुजी को भी बहुत बहुत शत शत नमन है, वो भी बधाई के पात्र हैं। अक्सर ऐसा कार्य करते हैं। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत कुछ अपने में समाहित लिए हुए हैं। इनकी जो माँ कहानी है, एक माँ जो गृहस्थी के कितने ही कर्तव्यों को निभाती है, और ये निभाते निभाते कहीं ना कहीं वो बेटा और बेटी में फर्क करने को न चाहते हुए भी मजबूर हो जाती है, क्योंकि हमारे समाज की सोच ऐसी है। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितने भी आधुनिक बन जाएं, परंतु ना चाहते हुए भी ये बेटा है, ये बेटी है, क्यों करते हैं हम ऐसा? एक माँ ना चाहते हुए भी क्यों विवश होती है? हालांकि वो खुद स्त्री है, फिर भी उसे ऐसा करना पड़ता है। तो आगे हमारी सोच परिवर्तनशील हो, हम साहित्य के जरिए लोगों की सोच बदले, इस दिशा में जो इनका कार्य है वो सचमुच सराहनीय है। मैं बारंबार इनको नमन करते हुए और इनकी मानवीय सेवाओं के लिए इनको बधाई देते हुए, और शायद इनके जीवन से हम भी ऐसा सीखें कि आने वाले समय में इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हुए शायद तर जाएं। यही 2 लाइन कहना चाहूँगी कि रात तो वक्त की पाबंद है, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना ये है चिरागों का सफ़र कितना लंबा है। तो ये साहित्यकारों का सफ़र मिलने मिलाने का कितना लंबा होगा। जैसे कि खटकर जी, गुरुजी अक्सर करते हैं कि सभी साहित्यकारों का सम्मेलन है, आप उपस्थित होइएगा, ये सम्मेलन ऐसे ही चलते रहेंगे, काफिले ऐसे ही चलते रहेंगे, रास्ते ऐसे ही चलते रहेंगे, मंजिल किसी को मिले ना मिले, लेकिन हम सब अक्सर ऐसे ही मिलते रहें और ये चिराग यूं ही रात भर चलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।